चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2024 में नवीनतम सामान्य ज्ञान में जो तथ्य दिए गए हैं, इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बात कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी हो चुका है, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य भी हो चुका है। आज हम लोग नवीनतम सामान्य ज्ञान में जो तथ्य दिए गए हैं उस पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, नवीनतम सामान्य ज्ञान जो पेज 49 पर है, मार्च 2024 के दर्पण के पेज 49 पर, वहां से शुरू होता है। तो सबसे पहले प्रतियोगिता दर्पण में शब्द संक्षेप नवीनतम सामान्य ज्ञान की शुरुआत में दिया जाता है। इस बार शब्द संक्षेप है नासकॉम। क्या है? नासकॉम। ठीक है, नासकॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये है नासकॉम का। ये है क्या? नाम से ही स्पष्ट है, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नासकॉम का आप लोग नाम बहुत सारे वर्ड्स ये से परिचित होंगे, इसकी चर्चा बार बार आती होगी, सुनते होंगे बहुत मामलों में। यह है किससे संबंधित? सॉफ्टवेयर के, सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियों का ये गैर सरकारी संगठन है। याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है नासकॉम का संबंध किससे है? सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से, सुपर कंप्यूटर से, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कुछ भी दे सकते हैं। तो आप क्या, किससे संबंधित है ये? सॉफ्टवेयर। इंडिया को माना जाता है सॉफ्टवेयर में एक पावर, बहुत बड़ी शक्ति है इंडिया। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों का कैसा संगठन है? सरकारी संगठन नहीं है। क्या है ये? हाँ, ये याद रखिएगा। अब इसमें जो सवाल आ सकता है वो ऐसे, नासकॉम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? देगा पहला, ये सॉफ्टवेयर के क्षेत्र की कंपनी है, ये दे देगा। दूसरा दे देगा, इसके चेयरमैन जो है, चेयरमैन राजेश नाम्बियार है। कौन है चेयरमैन? अभी राजेश नाम्बियार। तो आप लोग दर्पण को सामने रख के नोट करते जाइएगा। दर्पण में केवल अंडरलाइन करके मत छोड़िए, प्रोसेस करके अपने कॉपी में उतारिए, और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है वो समझिए। ठीक है, पहले ही मैंने कह दिया था, मेंटल डायरिया डिजिटल डायरिया से बचते हुए फैक्ट को कलेक्ट करना है, और नीरस तरीके से नहीं, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव करके वो, ठीक, वो वैसा नहीं, थोड़ा एनालिसिस करके, थोड़ा सराउंडिंग इधर उधर सोच के, बैकग्राउंड आगे वो सब सोच के फैक्ट को कलेक्ट करना है। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? दे देगा। पहला देगा, ये सॉफ्टवेयर क्षेत्र की संस्था है। दूसरा देगा, यह गैर सरकारी संगठन है। तीसरा देगा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष राजेश नाम्बियार है। चौथा देगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हो गया। अगर दे देगा कि निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर नासकॉम के बारे में कौन सत्य नहीं है, पहला दे देगा, यह सॉफ्टवेयर के क्षेत्र की कंपनी संस्था है, कंपनी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्षेत्र की का संगठन है ये, सॉफ्टवेयर कंपनियों का। दूसरा दे देगा, यह सरकारी संगठन है। तीसरा दे देगा, राजेश नाम्बियार है, और यह इंडिया की आईटी संस्था है, इंडिया की आईटी संगठन है। इसमें से कौन सत्य नहीं है? दूसरा। क्या क्या बताया था? यह सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, ये तो गैर सरकारी है ना, ये सत्य नहीं है। दूसरा आंसर हो जाएगा। चौथा तो सही है, भारत का ही है ना, नेशनल लगा हुआ है, भारत का है। क्लियर है? आगे चलिए। अब इसमें से प्रतियोगिता दर्पण में पहले शब्द संक्षेप दिया रहता है हर बार। इस शब्द संक्षेप पर क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो देख लिए। एक फैक्ट ये है, चेयरमैन कौन है? राजेश नाम्बियार। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण नियुक्तियों से संबंधित देता है, जो रिसेंट में नियुक्तियां हुई है उन नियुक्तियों में बहुत सारा देता है। तो बहुत सारा रटना नहीं है, जैसे हाई कोर्ट का जस्टिस दे देता है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, उतना ज्यादा रटना नहीं है। फला फला जगह के राज्यपाल, उतना जगह रटना नहीं। हाँ, कोई राज्यपाल बहुत चर्चा में आए, जैसे केरल के, तमिलनाडु के, पंजाब के, जिनका मुख्यमंत्री से टकराव है। ठीक है, और कभी कभी मुख्यमंत्री चले जाते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं ना, जैसे तमिलनाडु के मामले में। तो ऐसे राज्यों के राज्यपाल चर्चा में आ जाते हैं, तो वो यह आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, मेंस के दृष्टिकोण से भी और बीटे के दृष्टिकोण से भी। तो नियुक्तियों में
बहुत ज्यादा नहीं रटना है। जैसे इसमें दिया है यूपीएससी के मेंबर, पहला शीलवर्धन सिंह संजय वर्मा, रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है रणधीर जायसवाल अब विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल में हमारा विदेश मंत्रालय काफी सक्रिय रहा है, काफी चर्चा में रहा है। कौन था विदेश मंत्री, कौन है? एस जयशंकर। और विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है, ठीक है, और विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता, ये जो स्टेटमेंट देते हैं माना जाता है वो भारत की पॉलिसी है, नीति है। तो इससे पहले थे अरिंदम बागची, आप लोग इनका सुनते होंगे, बहुत टफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, बहुत सटीक, सधा हुआ, एकदम ईंट का जवाब पत्थर से, इस तरह से अरिंदम बागची बोलते थे किसी मैटर पे, चाहे कनाडा का मैटर हो, अमेरिका का मैटर हो, रूस यूक्रेन का मैटर हो, उस पर, ठीक है। तो ये अरिंदम बागची की जगह अब कौन बने हैं? रणधीर जायसवाल, रणधीर जायसवाल बने हैं, ठीक है। हमारा विदेश मंत्रालय हाल में काफी एक्टिव रहा है। अरिंदम बागची बार बार आते थे प्रेस के सामने अपना वक्तव्य देने के लिए। अब कौन आएंगे? रणधीर जायसवाल। इनका नाम याद रखना आप जरूरी है। पेज नंबर 49 पर ही एक और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन नियुक्तियों से संबंधित। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप जानते हैं ये टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेट करती है टेलीकॉम सेक्टर को, ठीक है। हर एक सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कोई संस्था है ना, जैसे बैंकिंग को रेगुलेट कौन करता है हमारे इंडिया में? आरबीआई। शेयर बाजार को सेबी, बीमा को ईडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ईडा। उसी तरह टेलीकॉम सेक्टर को ट्राई, ठीक है। तो ट्राई के बारे में 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक अध्यक्ष का ऑप्शन देगा जो गलत रहेगा। और नई नियुक्ति जो हुई है वो है कौन? अनिल कुमार लाहोटी, अनिल कुमार लाहोटी। इससे पहले कौन थे? मीनाक्षी गुप्ता। तो ये बन चुके हैं। और ट्राई के बारे में 4 ऑप्शन दे दे, उसमें दे दे कि वर्तमान में मीनाक्षी गुप्ता है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। कौन है? अनिल लाहोटी। अब इसके बाद अनिल लाहोटी के बारे में व्यक्तिगत बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया, वो रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए बाय द वे पूछ भी लिया जाता है तो उसके लिए हर एक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी वो बता ही दिया था मैंने, क्या? मेंटल डायरिया। उसके बाद सतनाम सिंह संधू राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। तो ये सदस्य मनोनीत होते रहते हैं, कोई जरूरी नहीं रखना है। अब आइए, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नियुक्तियों से संबंधित हो गया। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है पुरस्कार और सम्मान से संबंधित। अब ये पुरस्कार और सम्मान से संबंधित जो फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको बहुत सारे पुरस्कार हैं, बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सभी पुरस्कारों का रटना और सभी विजेताओं का, ठीक है, काफी टफ है, ठीक है, क्योंकि केवल पुरस्कार ही नहीं रटना रहता है, बहुत कुछ रटना रहता है ना। तो इसमें क्या लिखे, क्या रटे, क्या छोड़े, ये देखना पड़ेगा। तो जो बड़ा बड़ा पुरस्कार है, और उस पुरस्कार में ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया है जो काफी सम्मानित, काफी चर्चित, नेशनल फेम के हैं, इंटरनेशनल फेम के हैं, तो उसमें उनका नाम याद रखिए। समझ में आई बात? या बीपीएससी दे रहे हैं मान लीजिए, तो बिहार से जुड़े हुए कोई व्यक्ति है जिनको अवार्ड मिला है, जैसे इस बार पद्म विभूषण अवार्ड बिहार से जुड़े सुलभ इंटरनेशनल के एक व्यक्ति रहे हैं जिनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु उपरांत उन्हें मिला, बिंदेश्वर पाठक, पद्म विभूषण अवार्ड मिला। तो इस तरह के अवार्ड को याद रखिए। अवार्ड ढेर है, ठीक है। मेरा भी दृष्टिकोण यही रहेगा कि मेंटल डायरिया से कम बचाएं, आपको जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वही दें। जैसे ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, अब ये किसके लिए दिया जाता है? बाल पुरस्कार कब दिया जाता है? ठीक है, ये कला, संस्कृति, बहादुरी, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, समाज सेवा सहित 7 विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। कौन? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 7 क्षेत्र। अब 7 क्षेत्र को रटिए नहीं, जनरली खेलकूद, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, समाज सेवा सहित 7।
किसको दिया जाता है? बाल पुरस्कार है ना, किसको दिया जाएगा? 5 से 18 वर्ष। कब दिया जाएगा? कब दिया जाता है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषणा की जाती है। क्लियर है? पूर्व संध्या पर या कुछ दिन पहले भी दी जाएगी, जैसे इस बार 22 जनवरी को घोषणा की जाएगी और उसके बाद गणतंत्र दिवस के दिन या उसके बाद दिया जाएगा। अब इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में देखिएगा, पहला दिया गया है आदित्य विजय ब्रह्मणे, मरणोपरांत, महाराष्ट्र से ये है। तो मान लीजिए महाराष्ट्र का कोई स्टूडेंट है, उनको ये जानकारी होना चाहिए ना। जैसे अनुष्का पाठक है, यूपी के हैं, की है कला एवं संस्कृति से है। किस क्षेत्र से दिया गया? कौन है? अनुष्का पाठक, यूपी की है, यूपी पीएससी दे रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानकारी होनी चाहिए। जैसे 7वें नंबर पे है एमडी हुसैन है, बिहार से है, ये कला एवं संस्कृति, तो बीपीएससी दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो गया। कौन? एमडी हुसैन, बिहार से है, और किस क्षेत्र के लिए दिया गया? कला एवं संस्कृति। बस, इससे ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, तो उसमें उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप सीधे चलिए पेज नंबर 53 पर। पेज नंबर 53 पर आइएगा, पुरस्कार के श्रेणी में ये देखिएगा 53 पर एकदम लास्ट कॉलम में बॉक्स में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन है, लास्ट कॉलम में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या दिया हुआ है? युद्ध में वीरता के लिए भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र, याद रखिएगा। अब इसमें युद्ध में वीरता के लिए परमवीर चक्र सर्वोच्च पुरस्कार कौन हो गया? परमवीर चक्र। उसके बाद कौन है? महावीर चक्र और वीर चक्र। ठीक है, ये 3 पुरस्कार, ये कभी भी पूछा जा सकता है पीटी फैक्ट के रूप में। क्लियर है? उसके बाद शांति काल में, जब युद्ध नहीं हो रहा हो, तो सर्वोच्च पुरस्कार है अशोक चक्र। शांति काल में, जब युद्ध नहीं हो रहा हो, शांति काल में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार सबसे पहले नंबर पर कौन है? अशोक चक्र, जनरली पुलिस वाले को दिया जाता है। उसके बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, तीसरे नंबर पे शौर्य चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र के पैरेलल कौन है? अशोक चक्र। दोनों में अंतर समझ गए? क्लियर है? चलिए, अब 53वें पेज पर ही लास्ट कॉलम में है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, ये 2 को दिया गया। इसके बाद 3 और की भी घोषणा हुई। कौन कौन? जो दर्पण, अब के दर्पण में, अब जो आएगा दर्पण उसमें देगा, तो कौन कौन मिला, किनको मिला? अभी इस बार इस साल जो घोषणा हुई 5 लोगों को। कौन कौन? कर्पूरी ठाकुर, ये कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। लाल कृष्ण आडवाणी, पहले एक साथ इनकी ही घोषणा हुई थी। ये है लाल कृष्ण आडवाणी, ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री भी बने थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, सक्रिय रहे, सम्मानित नेता बीजेपी के। तीसरा चौधरी चरण सिंह, ये 1 महीना के लिए प्रधानमंत्री बने थे, बहुत बड़े किसान नेता थे। क्लियर है? समाजवादी नेता थे चौधरी चरण सिंह। ये भी। चौथा नरसिम्हा राव, ये भी प्रधानमंत्री रहे 91 से 96 के बीच। इस पर हम वीडियो भी बना चुके हैं इनके ऊपर। नरसिम्हा राव ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं ना। कहाँ के थे? आंध्रा के। चौधरी चरण सिंह कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश। लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ के हैं? पाकिस्तान से आए हुए हैं। ठीक है, दिल्ली में रहते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार से। उसके बाद और किनको मिला? कृषि वैज्ञानिक, मार्ग किसान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। ठीक है, और 5 को मिला ना, बिस्मिल्लाह खान को पहले ही मिला था। इस बार ये 5 है। इस 5 में बिहार से कौन है? कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, और कर्पूरी ठाकुर क्या? मरणोपरांत। चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, नरसिम्हा राव मरणोपरांत, MS स्वामीनाथन मरणोपरांत। एक क्वेश्चन बन सकता है, किनको उनके जीवन काल में ही इस बार देश रत्न से सम्मानित किया गया है? कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। जिंदा नहीं है? तो क्या सवाल करते हो? ठीक है,
अब यहाँ पर सूची दिया गया है भारत रत्न से सम्मानित 50 व्यक्तियों की सूची, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी तक है। अगर चरण सिंह, नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन को जोड़ दिया जाए तो अब तक कितने लोगों को मिला? 53। आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर तक 50 हुआ, उसके बाद 3 और की घोषणा हुई ना, तो कितना हो गया कुल? 53। ठीक है। इसके बाद किताब का नाम है, उसके बाद आइए पद्म अलंकरण। कौन? पद्म अलंकरण। ठीक है। पद्म अलंकरण में चलिए, इसमें 3 श्रेणियां हैं, सब लोग जानते होंगे, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। हमारे देश में सर्वोच्च पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार कौन है? भारत रत्न है। उसके बाद माना जाता है पद्म अलंकरण। पद्म अलंकरण में पहले पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। पहले पद्म अलंकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन? पद्म अलंकरण कितने तरह का? सबसे ऊपर कौन है? पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। सर्वोच्च स्तर का कौन है पद्म अलंकरण में? पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें याद रखिएगा कि कहा जाता है कि ये पद्म भूषण जो है कोई पदवी नहीं है, अपने नाम या के आगे या पीछे इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। और इसमें जिसको दिया जाता है उसको ऐसा नहीं कि कोई यात्रा में छूट या रेलवे में छूट, वो भी नहीं दी जाती है, और उल्लंघन करने पर वापस भी लिया जा सकता है। ठीक है, और कोई नकद राशि भी नहीं। ये सब आपको कंफ्यूज कर सकता है कभी भी क्वेश्चन में ये करके कि पद्म अलंकरण पाने वाले या पद्म विभूषण पाने वाले को ये दिया जाता है, ये दिया जाता है। नहीं जानते रहिएगा तब गलत मार दीजिएगा। क्या समझे? क्या समझे? कोई नगद नहीं, यात्रा में कोई छूट नहीं, और नाम के आगे पीछे उपयोग नहीं। ये कोई पदवी नहीं है, नहीं लगा सकते हैं नाम के आगे पीछे। कोई नकद नहीं दिया जाता है। नगद कोई, अरे पैसा के लिए लोग लेते हैं, पुरस्कार मिलता है जितना लोग वर्क करते हैं उसके आगे पैसा कुछ है? समाज और देश के लिए कुछ करने के लिए दिया जाता है ना। अब कुछ अचीवमेंट की आपको रहे, आपने कुछ ऐसा किया जिससे पूरे देश को कुछ लाभ मिला हो, समाज के बड़े हिस्से लाभान्वित हुए हो, उसके लिए दिया जाता है। नहीं तो ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी है कि रिटर्न मिलेगा। आपने क्या उपलब्धि हासिल किया समाज सेवा के क्षेत्र में, उसके लिए आपको ये दिया जाता है। क्या? तो ये क्या है? नागरिक सेवाओं के लिए दिया जाता है। तो सब जमीने पर सेवा करने वाले हैं ना। क्या समझ रही है? ये नागरिक सेवाओं के लिए है, नागरिक सेवाओं के लिए है। नागरिक सेवाओं का मतलब जैसे कला हो, सामाजिक कार्य हो, विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, साहित्य हो, खेल कूद हो, नागरिक सेवाओं में जो विशिष्ट उपलब्धि हासिल करते हैं उनके लिए। ठीक है। अब 2024 में 5 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। 2024 में 5 व्यक्तियों को, नाम जानते होंगे। पहला कौन है? वेंकैया नायडू, लिखा हुआ है ना दर्पण में, वेंकैया नायडू, कम से कम इनका नाम। उसके बाद चिरंजीवी अभिनेता है, उसके बाद वैजयंती माला है, उसके बाद पद्म सुब्रमण्यम है, और उसके बाद बिंदेश्वर पाठक है। ये आप बीपीएससी दे रहे हैं मान लीजिए, तो बिंदेश्वर पाठक इंपॉर्टेंट हो गए आपके। और बिंदेश्वर पाठक को कौन सा दिया गया, किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण। और याद रखिएगा मरणोपरांत। क्या? मरणोपरांत दिया गया। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। लोग जो कमाते हैं उसका लाभ कौन उठाता है? उसके बच्चे उठाते हैं ना, तो उनके बच्चों को संतुष्टि मिलेगी ना, जिनको वे छोड़ के गए हैं कि हमारे पिताजी, हमारे, और मिले नहीं मिले, आम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है ना कि समाज सेवा करने वालों को रिकॉग्निशन दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद ये पद्म भूषण है, और पद्म भूषण के बाद पद्मश्री। पद्मश्री है, पद्म भूषण में कोई नहीं है ये बिहार से। पद्मश्री में देखिएगा, अब दूसरे पेज पर जाइए, दूसरे पेज पर, पेज नंबर 56 पर जाइए। पद्म विभूषण कितने हैं? 5।
और कौन किस किस राज्य से है वो दिया हुआ है ना, तो कम से कम पद्म विभूषण का नाम याद रखना है आपको, किस राज्य से है। पद्म भूषण में देखिएगा, जैसे आप एक दो विदेशियों को भी दिया गया है। कौन कौन बताइए? सीताराम जिंदल ताइवान से है, यंग लियू ताइवान से है। दोनों को किस क्षेत्र में दिया गया है? व्यापार एवं उद्योग, ये आप लिख सकते हैं। बिहार से किसी को दिया गया है पद्म भूषण में? कौन? चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, चिकित्सा से। बिहार से है सीपी ठाकुर, संक्षेप में इनको कहते हैं सीपी ठाकुर। क्या दिया गया? पद्म भूषण। किस क्षेत्र के लिए? चिकित्सा के लिए। अब यूपीपीएससी दे रहे हैं, जेपीएससी दे रहे हैं, अपने अपने स्टेट का रट सकते हैं। पद्म, तो पद्म भूषण में कितने लोगों को दिया गया? 17 लोगों को। कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया 24 में? 110, यह भी पूछा जा सकता है। अब इसमें आप बिहार को ढूंढ लीजिए। अशोक कुमार विश्वास पहले ही कॉलम में है, किसके लिए? कला के लिए। बिहार से कौन कौन है? अशोक कुमार विश्वास। अशोक कुमार विश्वास किस क्षेत्र के लिए? कला के लिए। उसके बाद कौन है? सुरेंद्र किशोर है, किस क्षेत्र के लिए? साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता के लिए। उसके बाद राम कुमार मल्लिक कला के लिए है, राम कुमार मल्लिक। उसके बाद एक साथ है शांति देवी पासवान और शिवन पासवान, कला के लिए ना, एक साथ। इन दोनों को एक साथ क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है। कला के लिए दो व्यक्तित्वों को एक साथ दिया गया है, कौन है? नहीं समझे? बिहार से है। हो गया? बिहार से बस कितने लोगों को पद्म से दिया गया? 4। इतना डाटा याद होगा ना, पूरा मेंटल डायरिया नहीं पैदा करना है, सब तो रटाएगा भी नहीं। स्टेट का, जिस स्टेट का देने जा रहे हैं उस स्टेट का नाम याद रखेंगे। पद्म भूषण कैठो मिला बिहार को? एक, सीपी ठाकुर चिकित्सा से। पद्म विभूषण बिहार को कैठो मिला? एक। भारत रत्न कैठो मिला? एक। अब पीटी में किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जानकारी हो गई ना आपको। अब पद्मश्री में हो गया, आगे बढ़े। पुरस्कार में और भी बहुत है, लेकिन और रटना चाहे तो आप रटिए, लेकिन रटाएगा नहीं, ध्यान में रहेगा नहीं, इसलिए हम सबको छोड़ते हैं। आते हैं पुस्तक पर। पुस्तकें, पद्म अलंकरण हो गया। एक तो और इफेक्ट है जो खेलकूद वाले सेक्शन में दिया हुआ है। अच्छा, वो खेलकूद वाले सेक्शन में ही देखेंगे। चलिए, निधन में अब आते हैं। एक ब्राजील के जाने माने फुटबॉलर हैं, कौन? हाय नहीं थे, मारियो जगालो, जिनकी मृत्यु हो गई। आते हैं हम लोग, चलते हैं। अब जितना बताया है उतने तरह से क्वेश्चन आ सकता है, खाली रटिएगा अवार्ड किसको मिला वो नहीं, अवार्ड की इधर उधर भी। पद्म अलंकरण आप लोग पढ़े होंगे, छान के ऐसा तो किए नहीं होंगे। अब रटा गया ना, है? रटा गया कि एक ठो को मिला है क्या पद्म भूषण बिहार से? कौन? पद्म भूषण सीपी ठाकुर, पद्म विभूषण बिंदेश्वर पाठक, पद्मश्री में 4 ठो है ना। चलिए अब पुस्तक देखते हैं। पुस्तक में है टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, शिवराज वी पाटिल की आत्मकथा है। क्या? टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, शिवराज वी पाटिल की ये आत्मकथा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा लिखा गया, व्हाई इंडिया मैटर्स। विदेश मंत्री है एस जयशंकर, इनकी रचना है, याद रखिएगा। क्या है? व्हाई इंडिया मैटर्स, व्हाई इंडिया मैटर्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। एस जयशंकर अपने 2 टूक जवाब के लिए काफी चर्चा में रहते हैं। ठीक है, यूक्रेन के मामले में पूछा गया कि भारत किस पक्ष में है, इन्होंने कहा भारत शांति के पक्ष में है। ठीक है, बहुत 2 टूक जवाब देते हैं। ठीक, जैसे पूछा गया था कि आप तेल लेते हैं रूस से और रूस को पैसा देते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के लोगों को मारने के लिए, संहार करने के लिए रशिया करता है, ये तो सही नहीं है। तो एस जयशंकर ने 2 टूक जवाब दिया था कि हम जितना 15 दिन में खरीदते हैं वो एक दोपहरी में पूरा यूरोप खरीद लेता है, यूरोप खरीदना बंद कर दे। नहीं समझे? कहने का तात्पर्य पहले अपने गरिमा में झांकिए,
फिर भारत पर आरोप लगाइए। क्लियर है? तो ये एस जयशंकर की ये पुस्तक नाम क्या है? वाई इंडिया मैटर्स। कुछ कुछ हम बोलते हैं इधर उधर तो वो दिमाग में रह जाएगा। अब आइए निधन, ये तो पुस्तक का हो गया। निधन, निधन में 2 फुटबॉलर के निधन को इसमें दिया गया है। एक है कौन? मारियो जगालो। अब ये पूछा जाएगा मारियो जगालो की हाल में मृत्यु हुई, वे किस देश से थे, या उनके बारे में 4 फैक्ट दे दिया जाएगा। ये किस देश के हैं? ब्राजील के हैं। क्या है? फुटबॉलर, ये दे देगा। और विश्व कप इन्होंने जीत दिलाया ब्राजील को, तो विश्व कप विजेता भी रहे हैं ब्राजील को। देखिएगा, हाँ, फुटबॉल विश्व कप भी जीत दिलाया विश्व कप में। 4 तरह का ऑप्शन दे देगा, इसमें बोलेगा कौन सही है कौन सही नहीं है वगैरह वगैरह। दूसरे हैं फ्रांज बेकनबाउजर, ये कहाँ के हैं? ये भी फुटबॉलर है। बेकनबाउर, फ्रांज बेकनबाउर, ये कहाँ के हैं? ये भी क्या है? फुटबॉलर है। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं, फ्रांस के। अब ये गड़बड़ाने लगा। ठीक है, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। फ्रांज बेकनबाउर की मृत्यु हुई है, वे किस देश से थे? 4 देश का नाम दे देगा। इसके बाद निधन में एक व्यक्ति का दिया हुआ है, मुनव्वर राना। राशिद खान भी पूछा जा सकता है, उस्ताद राशिद खान। अब ये पूछा जा सकता है कि ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? किस क्षेत्र से जुड़े थे? शास्त्रीय संगीत। ठीक है, राशिद खान शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। एक व्यक्ति जो काफी चर्चा में रहते थे, मुनव्वर राना। मुनव्वर राना, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था और इन्होंने पुरस्कार लौटा भी दिया था सरकार के विरोध के अपने विचार के कारण। मुनव्वर राना इनकी शायरी के बहुत जाने माने उर्दू के रचनाकार थे। कौन? मुनव्वर राना। इनकी भी मृत्यु हुई है। मुनव्वर राना क्या थे? किसी के हिस्से में जमीन, किसी के हिस्से में मकान आया, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई। ठीक है, इनकी जो रचना है बहुत चर्चा में रहती थी रचनाएं। हाँ, शायर थे, चले गए। लखनऊ के थे, लखनऊ के हॉस्पिटल में। मुनव्वर राना, ठीक है, उर्दू के जाने माने साहित्यकार और अपने वक्तव्यों के लिए काफी चर्चा में रहते थे, शायरी के लिए भी काफी चर्चा में रहते थे। ठीक है, और कहा जाता है कि उर्दू में शायरी लोगों ने किया था माशूका पर। संभवतः राना, मुनव्वर राना पहले रचनाकार थे जिन्होंने शायरी को उतारा माँ के चरणों में। नहीं समझे? माँ के लिए इन्होंने शायरी किया और शायरी में बहुत शालीनता रखा, माँ की प्रशंसा किया, गुणगान किया मातृत्व का। चलिए, हाँ, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान है, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। चलिए, ऐसा ही था कुछ। इसके बाद आइए वर्ष दिवस पर। दिवस पर आते हैं। दिवस में जनवरी का दिया हुआ है। जनवरी में कौन कौन इंपॉर्टेंट है वो रख लेना है दिवस। और इसी तरह हम लोग हर एक महीने का प्रतियोगिता दर्पण का पढ़ते रहेंगे। जैसे मार्च का जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, नवीनतम सामान्य ज्ञान आज खत्म हो जा रहा है। अब अप्रैल का प्रतियोगिता दर्पण आएगा तो उसका एनालिसिस करेंगे इसी तरह, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय वगैरह वगैरह। और इस तरह आप कलेक्ट करते रहिए, काफी है। एक साल में आपके पास 12 महीने का आराम से रहेगा, वो प्रोसेस किया हुआ आपके दिमाग में उतरा हुआ रहेगा। ठीक है, मेंटल डायरिया के शिकार नहीं होएगा, एग्जाम के समय में हफड़ा तफड़ी नहीं होगा। चलिए आगे। हाँ, अब वर्ष दिवस सप्ताह वाले सेक्टर, वर्ष दिवस सप्ताह, इसमें देखिए सबसे पहले ये 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, और उससे भी इंपॉर्टेंट है 9 जनवरी, आप सभी लोग जानते होंगे। 9 जनवरी प्रवासी दिवस कहाँ? भारत में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस 9 जनवरी भारत में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2003 से। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी 1915 में 9 जनवरी को लंबे प्रवास के बाद भारत, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। समझ में आई बात? गांधी जी, तुम बोले 1915 से मनाया जाता है 1915 में आए थे 9 जनवरी को। ठीक है, उन्हीं की याद में
उसके बाद 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में हुआ था। ठीक है, क्यों? तो केवल कब मनाया जाता है वही नहीं पूछा जा सकता है, क्यों मनाया जाता है या विश्व हिंदी दिवस के बारे में कौन निम्नलिखित में से कौन सत्य है? 4 ऑप्शन में दे देगा। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 से 14 जनवरी नागपुर 1900। तब से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि किसको कहा जाता है? जिस दिन मृत्यु होती है, मृत्यु मैरिज डेथ एनिवर्सरी अब बर्थ एनिवर्सरी को जयंती। समझ गए? जयंती क्या हुआ? ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। बर्थ एनिवर्सरी जयंती और डेथ एनिवर्सरी पुण्यतिथि। लिख लो कहीं पर, फिर कंफ्यूज करेगा। समझ गए? पता था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 12 जनवरी सभी लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद, बहुत बार पूछा गया है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि, और इसी को 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस, क्या युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। 15 जनवरी है थल सेना दिवस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। 21 जनवरी त्रिपुरा मेघालय मणिपुर का स्थापना दिवस, उतना इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी फिर इंपॉर्टेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, इसको पराक्रम दिवस माना जाता है। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, इसको कौन दिवस के रूप में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। उसके बाद आइए 14 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। और 14 जनवरी 24 जनवरी, हाँ याद रखिएगा, नहीं तो वो बाल दिवस पर लिख दीजिएगा 14 नवंबर। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। चर्चा करने लिए पढ़ना या चर्चा सुन भी लीजिए तो याद हो जाता है। आइए उपन्यास की तरह अंडरलाइन करके पढ़िएगा तो बस। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी इंपॉर्टेंट हो गया। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हो गया। ये कब घोषित किया गया था? 2011 में 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 2011 से हर साल मनाया जाता है। 26 जनवरी जानते ही है, गणतंत्र दिवस। और क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस। किस देश का राष्ट्रीय दिवस भारत का गणतंत्र दिवस है? किस देश का राष्ट्रीय दिवस और भारत का गणतंत्र दिवस का तिथि एक है? ऑस्ट्रेलिया। 26 जनवरी क्या हुआ? 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस। किसका? भारत का। अब यहां प्रोसेस करके जनवरी का सब लिख लिया है ना, तो इकट्ठा कर लीजिए। 12 महीने का ऐसे ही 12 दर्पण में हम लोग कर लेंगे। तो बार बार दिवस रखने के लिए जब कोई बुक इधर उधर खोजिएगा, उससे बढ़िया यहाँ पर ये रहेगा तैयार, ये प्रोसेस किया हुआ रहेगा। ऑस्ट्रेलिया का क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये आपके चर्चा में है ना। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, सीमा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं, सीमा शुल्क दिवस। ठीक है। 27 जनवरी को विध्वंस के शिकार के स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस, और 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, और इसी को हमारे यहाँ शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। क्या? गांधी जी के इसी दिन शहीद हुए थे। और कुष्ठ निवारण दिवस जनवरी का जो डेट है वो प्रोसेस हो गया ना, रटा जाएगा हमको लगता है। 9 जनवरी प्रवासी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। 12 जनवरी विवेकानंद का जन्म दिवस। 13
23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस, पराक्रम दिवस। 24 जनवरी बालिका दिवस। 25 जनवरी मतदाता दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 30 जनवरी की पुण्यतिथि और शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। उसके बाद है ये पेज नंबर 59 पर कुछ मेला वगैरह के बारे में दिया हुआ है। दिव्य कला मेला 2024 जनवरी में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? नागपुर में। लिख लीजिए दिव्य कला मेला, नहीं ये बना लीजिए महोत्सव। ये वर्ष दिवस हो गया ना, अब महोत्सव पर चलिए। मेला महोत्सव दिव्य कला मेला कहाँ मनाया गया? नागपुर। क्यों मनाया, किस लिए मनाया जाता है? ये दिव्यांग जो उद्यमी है, शिल्पकार हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है, दिव्य कला मेला महोत्सव मेला। दिव्य कला मेला कहाँ पर ये मनाया गया? नागपुर में। कब से कब तक मनाया गया? 12 से 21 जनवरी 2024। 12 से 21 जनवरी 2024 को मनाया गया। ठीक है, क्यों मनाया जाता है यह? दिव्यांग कलाकारों, शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनके उत्पादों, शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनके उत्पादों के मार्केटिंग के लिए। ठीक है, और कौन तैयार, ये किसके तत्वावधान में होता है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के तत्वावधान में। ठीक है, इसके केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा नेशनल दिव्यांग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल दिव्यांग एंड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया जाता है। क्या क्या? नेशनल दिव्यांग फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से 2022 से ये मनाया जा रहा है। क्लियर है? ये दोनों संस्था का नाम याद रख लीजिए। उसके बाद बॉक्स में दिया हुआ राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये तो पहले भी आप लोग जानते हैं। किनके जन्म तिथि के अवसर पर? कब? 12 जनवरी। इस बार भी मनाया गया 12 से 16 जनवरी 2024 को मनाया गया। कहाँ मनाया गया? नासिक में। महाराष्ट्र की मेजबानी में नासिक में मनाया गया। और किसके द्वारा मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा। क्या मंत्रालय का नाम याद रखिएगा? युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यह मेला मनाया जाता है। युवा मामलों के मंत्रालय, ये हो गया क्या? महोत्सव मंत्रालय। इसके बाद है युद्धाभ्यास, संयुक्त युद्धाभ्यास बड़ी पूछा जाता है। विविध में दिया हुआ है, जो बच गया उसको मिसलेनियस में पहले है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में पहला है भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन। भारत और मिस्र के बीच युद्धाभ्यास का नाम क्या था? साइक्लोन। ये किया गया मिस्र के अंशास क्षेत्र में। कहा? अंशास में साइक्लोन। ये साइक्लोन का दूसरा संस्करण था, पहला हो चुका था। दूसरा है भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर नाम से, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर नाम से संयुक्त युद्धाभ्यास, वो खंजर लिखा गया, खंजर, हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। उसके बाद एक है बालिकाओं के लिए देश में पहला सैनिक स्कूल, यूपी में वृंदावन में। बालिकाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देश में बालिकाओं के लिए पहला है सैनिक स्कूल। कहाँ बनाया उद्घाटन किया गया है? वृंदावन कहाँ है? यूपी में सैनिक स्कूल है। इसका उद्घाटन किन्होंने किया होगा? किनके द्वारा किया गया होगा? ये है राष्ट्रीय स्तर का है पहला सैनिक, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा। ठीक है, और आदित्यनाथ भी थे यूपी के मुख्यमंत्री। और पिछले साल 75वां स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, पहला राष्ट्रीय बालिका स्कूल की उद्घाटना कहाँ की गई? हाँ, कब? 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, ये था नवीनतम सामान्य ज्ञान।
और खेल में है, खेल में आप जो चाहे रट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वही डिजिटल डायरिया, मेंटल डायरिया का शिकार हो जाइए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो है वो रट सकते हैं। खेल से जुड़ा हुआ अंतिम पृष्ठ जो है 64वां पृष्ठ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। 64वां पेज पर, प्रतियोगिता दर्पण के मार्च 2024 के 64वें पेज पर विविध में पद्मश्री से सम्मानित 7 खिलाड़ी या कोच कौन कौन हुए हैं? रोहन बापन्ना किससे संबंधित है? टेस्ट जोसन्ना चिन्नप्पा, स्क्वाश उदय विश्वनाथ देश पांडे, मलखंब कोश गौरव खन्ना, पैरा बैडमिंटन सत्येंद्र सिंह लोहिया, पैरा तैराक पूर्णिमा महतो, तीरंदाजी हरविंदर सिंह, हॉकी कोच। तो ये 7 खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये फैक्ट याद रखिए, कहीं हो सकता है पूछ दे, पद्मश्री से संबंधित 4 फैक्ट दे दे, उसमें ये भी फैक्ट दे दे, ठीक है, या सही है या गलत है। 7 को सम्मानित किया गया, लिखा रहे 8 ही सम्मानित, 10 सम्मानित किया गया। क्लियर है? तो इस तरह ये हुआ। इसके बाद हम लोग अप्रैल के प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2024 पर बात करेंगे जब वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेक्शन वाइज राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, वाणिज्यिक घटनाक्रम, नवीनतम सामान्य ज्ञान करके हम प्रस्तुत करेंगे। आप लोग करंट अफेयर्स का की कॉपी तैयार करते रहिए। ओके, बाय।